भारत में वक्फ प्रणाली का इतिहास। मोहम्मद गोरी से वर्तमान तक। भारत में वक्फ प्रणाली की शुरुआत का इतिहास 12वीं सदी के उत्तरार्ध से जुड़ा है। ये वह समय था जब मोहम्मद गोरी, एक अफगान आक्रमणकारी, भारत में अपनी विजय यात्रा पर था। गोरी ने 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान क्षेत्र में इस्माइली शासक को हराया। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और दिल्ली सहित उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित किया। मोहम्मद गोरी ने अपने शासन के दौरान भारत में वक्फ प्रणाली की नींव रखी। वक्फ का अरबी भाषा में अर्थ है रोकना या स्थायी रूप से संरक्षित करना। इस्लामिक परंपराओं में वक्फ का उद्देश्य संपत्तियों को अल्लाह के नाम पर दान करना होता है, ताकि इसका उपयोग धार्मिक, शैक्षिक और सामुदायिक कल्याण के लिए किया जा सके। मोहम्मद गोरी ने 1185 ईस्वी के आसपास मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए। इन गांवों की आय मस्जिद के रखरखाव और सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए उपयोग की जाती थी। इसे भारत में वक्फ प्रणाली की पहली झांक घटना माना जाता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके दासों ने साम्राज्य की बागडोर संभाली और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सुल्तान इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने वक्फ संपत्तियों को औपचारिक रूप दिया और इन्हें अपनी शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इस काल में वक्फ संपत्तियों का उपयोग न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं के लिए भी किया गया। सुल्तानों ने वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रबंधकों, जिन्हें मुतवल्ली कहा जाता था, को नियुक्त किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए औपचारिक प्रशासनिक व्यवस्था की। इस दौरान वक्फ संपत्तियों के माध्यम से मस्जिदों, मदरसों, सरायों और पानी के हौजों का निर्माण किया गया। मुगल साम्राज्य के दौरान वक्फ प्रणाली ने और अधिक विस्तार किया। बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां जैसे मुगल शासकों ने बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों को प्रोत्साहन दिया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए कई वक्फ संपत्तियां स्थापित कीं। शाहजहां ने ताजमहल के रखरखाव के लिए लगभग 30 गांवों को वक्फ में दान कर दिया। मुगल काल में वक्फ संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सेवाओं के लिए भी किया गया। इस समय वक्फ संपत्तियां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फैल चुकी थीं और इनके माध्यम से गरीब समुदायों को मदद दी जाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ प्रणाली में कई बदलाव आए। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए 1923 ईस्वी में मुसलमान वक्फ अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाना था। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ संपत्तियों का काफी दोहन किया गया। कई वक्फ संपत्तियों को जबरन अधिग्रहित कर लिया गया और इन्हें सरकारी परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया। इसके अलावा प्रबंधन में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की घटनाएं भी सामने आईं। स्वतंत्रता के बाद वक्फ संपत्तियों को भारतीय संविधान के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में मान्यता मिली। 1954 ईस्वी में वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों की स्थापना की। वक्फ बोर्डों को संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। 1995 और 2013 में वक्फ अधिनियम में सुधार किए गए। इन सुधारों के तहत वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान किए गए। वर्तमान में वक्फ बोर्ड भारत में तीसरे सबसे बड़े भूमिधारक हैं। उनके पास 9,40,000 एकड़ भूमि है। आज वक्फ संपत्तियों का उपयोग मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए किया जाता है। हालांकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कई चुनौतियां भी हैं। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और कानूनी विवाद जैसे मुद्दे वक्फ प्रणाली को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है। भारत में वक्फ प्रणाली का इतिहास मोहम्मद गोरी के आक्रमण से शुरू होकर स्वतंत्र भारत तक का एक लंबा और जटिल सफर है। यह प्रणाली केवल धार्मिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है।
वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना आज की आवश्यकता है ताकि उनका उपयोग समाज के कल्याण के लिए हो सके।